हाय स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं लॉज ऑफ मोशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक रियल लॉ ऑफ मोशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ये कि हमने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था? कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी, कोई बॉडी चल रही है तो हमेशा वो यूनिफॉर्म मोशन में उसी तरह उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एंड न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमने ये 3 लॉज पढ़े थे जिसमें से कहा जाता है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमेशा वो क्या है? रियल लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं एंड न्यूटन के सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ आर बोथ कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ की हेल्प से हम दोनों लॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए न्यूटन के सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन। तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड लॉ की हेल्प से आप फर्स्ट लॉ को डिराइव करिए। तो याद करिए, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स लगते ही क्या हो जाता है? मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगते ही क्या होता था? फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। तो फोर्स क्या करता था? रुकी हुई बॉडी को चला सकता है या चलाने की ट्राई कर सकता है, चलती हुई बॉडी को रोक सकता है या रोकने की ट्राई कर सकता है, या चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर देता है या करने की ट्राई कर सकता है। तो फोर्स के लगते ही बेसिकली मोमेंटम चेंज हो जाता है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चलिए जी, तो हम फर्स्ट लॉ डिराइव करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो वी नो डैट, बहुत ध्यान से देखना अब, वी नो डैट न्यूटन का सेकंड लॉ। तो फ्रॉम सेकंड लॉ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था नेट फोर्सेस का सम, फाइनल आंसर कितना आया था? मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी यही आंसर आया था डिराइव करके। फाइनल नेट फोर्स का सम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो नेट फोर्सेस है तो ये क्या था जी? ये था सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। बहुत ध्यान से देखते चलिए अब। तो नेट फोर्स का सम हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस का सम, नेट फोर्स क्या होता है हमेशा? इंटरनल फोर्सेस का सम प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इंटरनल फोर्सेस का सम, साइड पे लाइन लगा के मुझे क्या करना है? इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा ज़ीरो होता है। कोई बॉडी होती है, लेट्स से ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक बहुत सारे पार्टिकल से बना है। इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कोई किसी पे कहाँ किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कोई किसी पे किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, सच डैट नेट फोर्सेस का सम हमेशा कट के कितना आता है? ज़ीरो ही आता है। तो आपने कभी कोई ऐसा देखा है कि कोई बॉडी या कोई बॉक्स रखा हुआ वो अपने आप से चलने लग जाए? तो अपने आप से कभी नहीं चलता। हालांकि उसके अंदर बहुत सारे इंटरनल पार्टिकल्स होते हैं जो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सब फोर्सेस को जब अलजेब्राइकली ऐड करते हैं, वेक्टरली ऐड करते हैं, तो नेट फोर्स कितना आता है? ज़ीरो। तो यानी कि इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा कितना होता है? ज़ीरो। तो देयरफॉर बचा क्या? एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पहुंच गया अब न्यूटन का सेकंड लॉ। नाउ अब मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ काश किसी सिस्टम पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए, काश किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस ही ना लगे। तो अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो डाल दिए तो देयरफॉर क्या आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। क्या कभी किसी बॉडी का मास ज़ीरो हो सकता है? आज तक ऐसी कोई बॉडी नहीं बनी जिसका खुद का कोई मास ना हो। तो मास कैन नॉट बी ज़ीरो, बट मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, तो विच इम्प्लाइज एक्सेलरेशन को ही ज़ीरो होना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो, इसका क्या मतलब बनता है?
तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, इसका क्या मतलब बनता है? एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी dv/dt इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आंसर आ रहा है ज़ीरो। किस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो आती थी? कांस्टेंट की। तो यानी वेलोसिटी क्या हो गई जी? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, यही तो गेम है सारी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब जितनी वेलोसिटी है उतनी ही रहेगी। इसके अंदर आप फर्दर दो बातें बता सकते हो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो फाइनल भी ज़ीरो है। अगर इनिशियली वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, लेट से 10 की स्पीड से चल रही है, तो फाइनल भी उसी वेलोसिटी से चल रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट के अंदर हमेशा दो बातें आती हैं, या तो इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल ज़ीरो है तो फाइनल भी ज़ीरो रहेगी, मतलब रेस्ट में है इनिशियली तो फाइनली भी वो रेस्ट में रहेगी। और अगर इनिशियली वो ज़ीरो नहीं है, किसी वेलोसिटी से चल रही है, तो फाइनल भी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। यही तो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो था। अब देखिए उल्टा देखते हैं। अब तो हमने डिराइव कर लिया सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ डिराइव कर लिया। तो फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन कर रही है मतलब किसी स्पीड से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। कब? जब सिस्टम पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का सम ज़ीरो होता है। तो यही हमने किया है। न्यूटन का सेकंड लॉ पहले लिखा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्सेस दो तरह के होते हैं, इंटरनल फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस। किसी भी सिस्टम पे लगने वाले इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा ज़ीरो होता है। तो बचे क्या? एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्स जब भी लगेगी तो मास इनटू एक्सेलरेशन आएगी। लेकिन काश सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे ही ना, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो कर दिया, तो इसका मतलब है जी मास इनटू एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। तो मास कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv/dt ज़ीरो हो गया। किस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होती है? कांस्टेंट की। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट कब हुई? जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा था, ये कंडीशन है। तो जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता तो वेलोसिटी ज़ीरो होती है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी। अगर इनिशियली ज़ीरो है तो फाइनली भी ज़ीरो रहेगी। अगर इनिशियली 10 है तो फाइनली भी 10 रहेगी। अगर इनिशियली 20 है तो बाद में भी 20 रहेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन। तो फाइनल आंसर वही आया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फाइनली भी वो रेस्ट में रहेगी। अगर वो चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से तो बाद में भी यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। चलिए जी, तो ये आप रीड कर लो। तो दिस मीन्स डैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू moving uniformly along the same straight line in the absence of external force. That is what is stated by first law of motion. Hence मैंने प्रूव कर दिया कि first law is contained in second law. चलिए जी, ये थोड़ा इजी था। नेक्स्ट, थर्ड लॉ इज़ कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। बहुत ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा टफ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में बहुत आता है। तो हो सकता है आपको एक बार समझने के बाद दोबारा फिर समझना पड़े, थर्ड टाइम फिर से लगानी पड़े तो लगाना, बट सिर्फ स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं आने वाला। चलिए जी, तो थर्ड लॉ इज़ कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ कैसे सेकेंड लॉ में कंटेन्ड है? थर्ड लॉ होता क्या था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये मुझे प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या था? फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलिए जी, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ ए एंड बी। तो मैंने क्या करा, एक सिस्टम लिया, सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब और कोई यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ये यूनिवर्सल सेट बना दिया, जैसे हम मैथ्स में बात करते थे। एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, सिर्फ ये बॉक्स के अंदर देखना है अब। तो लेट्स से दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी। तो मैंने क्या माना, चलो मैंने ये मान लिया कुछ कि दो गाड़ियां हैं ए एंड बी। तो ये गाड़ी इधर चल रही थी किसी स्पीड से, सामने से कोई गाड़ी आ रही है इस डायरेक्शन में। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद
लेट दे कोलाइड, चलते चलते एकदम से उनके बीच में क्या हो गई, आगे बढ़ते ही कोलिजन हो गई, लेट दे कोलाइड। तो क्या हुआ होगा, जब ये बॉडी आगे गई, एकदम से सामने से कोई बॉडी आ गई, तो पहली ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर जोर से एकदम से टक्कर बजी, तो क्या हुआ, कोलिजन हुई, तो क्या हुआ, फोर्स लगाया, ए ने बी पे फोर्स लगाया F1 वेक्टर। कितने टाइम के लिए लगाया, जस्ट जब कोलिजन होती है, जस्ट टक्कर लगती है, तो कुछ सेकंड में सारी गेम ही ओवर हो जाती है। मतलब कुछ सेकंड में, पहले बी की स्पीड आ रही थी 100 की स्पीड से, सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, जैसी टक्कर बजी 1-2 सेकंड के बाद आपने देखा बी गाड़ी रुकी हुई है। तो मतलब कि ये जो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया सामने से F1 वेक्टर, कितने टाइम के लिए लगाया, डेल्टा टी टाइम के लिए लगाया। डेल्टा का मतलब होता है बहुत छोटा सा टाइम, तो बहुत छोटे से टाइम के लिए ए ने बी पे फोर्स लगाई F1। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ड्यूरिंग कोलिजन लेट द बॉडी ए एक्सर्ट फोर्स F1। तो बॉडी ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई F1 वेक्टर ऑन बॉडी बी फॉर अ शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, एंड ए भी तो रुक गई, तो बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई, कितनी लगाई, लेट से F2 वेक्टर बी ने लगाई होगी ए के ऊपर, ये भी उसी छोटे से टाइम डेल्टा टी के लिए लगी और ए रुक गया। लेट द बॉडी बी एक्सर्ट अ फोर्स F2, इसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स, ऑन बॉडी ए फॉर सेम टाइम डेल्टा टी। ए ने बी पे फोर्स लगाई F1 वेक्टर, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई F2 वेक्टर, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए। और उससे हुआ क्या, दोनों रुक गए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, बी का मोमेंटम कितने से चेंज हो गया। देखो आपको ये याद होगा जी, फोर्स क्या होता है, सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से बताओ डेल्टा पी क्या आता है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जो फोर्स लगी डेल्टा टी टाइम के लिए। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो अब आप मुझे बताओ, जो बी बॉडी है पहले तो बड़ी स्पीड से आ रही थी, जैसी टक्कर लगी उसकी स्पीड एकदम से ज़ीरो हो गई, तो क्या उसका मोमेंटम चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो बी का मोमेंटम चेंज हुआ जब उस पर F1 फोर्स लगी डेल्टा टी टाइम के लिए, इक्वेशन नंबर 1। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, बी का मोमेंटम कितने से चेंज हो गया, डेल्टा P1 इज इक्वल टू फोर्स लगी थी बी के ऊपर, कितनी फोर्स लगी F1 वेक्टर, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी। तो बी का मोमेंटम चेंज हो गया जी, फोर्स इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, तो ए का भी तो मोमेंटम चेंज हो गया, पहले ए भी चल रही थी, फिर क्या हुआ, ए भी रुक गई। क्यों रुकी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा, कितना लगा, F2 लगा, कितने टाइम के लिए लगा, डेल्टा टी टाइम के लिए लगा। तो ए का मोमेंटम कितने से चेंज हो गया, F2 डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। चलिए जी, फिर दोबारा देखिए, एक बार फिर दोबारा देख सकते हो आप। ये आइसोलेटेड सिस्टम था, यहाँ से कोई बॉडी ए आ रही थी बड़ी स्पीड में, यहाँ से कोई बॉडी बी आ रही थी बड़ी स्पीड में, थोड़ी देर बाद एकदम से उनके बीच में टक्कर लगी, ए ने बी पे फोर्स लगाया F1 वेक्टर, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया F2 वेक्टर, कितने टाइम के लिए लगी ये फोर्सेस, डेल्टा टी टाइम के लिए। और उससे हुआ क्या, बी एकदम से रुक गया, ए भी एकदम से रुक गया मतलब मोमेंटम चेंज हो गया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मास तो कभी चेंज होता नहीं। तो मैंने क्या निकाला, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी, बी का मोमेंटम कितने से चेंज हुआ, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p बाई डेल्टा t। तो यहाँ से बताओ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स लगती है डेल्टा t टाइम के लिए, तो उसे क्या बोल देते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो बी का मोमेंटम कितने से चेंज हो गया, उस पर फोर्स लगी थी F1 वेक्टर डेल्टा टी टाइम के लिए। सिमिलरली चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए का मोमेंटम कितने से चेंज हुआ, फोर्स लगी उस पर F2 वेक्टर डेल्टा टी टाइम के लिए लगी और ए का भी मोमेंटम चेंज हो गया। अब टोटल चेंज इन मोमेंटम पूरे सिस्टम का, इस सिस्टम में दो ही बॉडीज हैं, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो पूरे सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज क्या हो गया, F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी, ये हुआ टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ अब बहुत ध्यान से एक स्टोरी सुनना। नाउ क्या इस सिस्टम, ये एक सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से कुछ नहीं लग रहा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा ज़ीरो होता है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया, ये इनके अंदर की बात है, इस सिस्टम के अंदर की बात है। इस सिस्टम में सिर्फ दो बॉडीज़ हैं ए और बी, ए ने कुछ फोर्स बी पे लगाया, बी ने कुछ फोर्स ए पे लगाया, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा, कोई तीसरा फोर्स तो नहीं लगा कि कोई इनके ऊपर साइड पे रोड पे कोई पेड़ खड़ा था, पेड़ जाके किसी गाड़ी के ऊपर गिर गया, या और भी किसी भी तरह का कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा। ये इनके अंदर की बात है कि ए ने बी पे कुछ लगाया, बी ने ए के ऊपर कुछ लगाया। तो नाउ एज नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई तीसरा फोर्स नहीं लगा, no external force is acting on the system, बाहर से इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ए ने कुछ बी पे लगाया, बी ने कुछ ए पे लगाया, तो देयरफॉर बाहर से तो कोई फोर्स लगा ही नहीं। वैसे क्या होता था, एक्सटर्नल फोर्सेस का सम क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो। तो देयरफॉर डेल्टा पी कितना होना चाहिए, ज़ीरो। टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, ये देखो ये टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम जो था ये था, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज ये था, लेकिन इस सिस्टम पे बाहर से तो कोई फोर्स लगा ही नहीं। तो टोटल मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए, ज़ीरो। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल्टा पी कितना आना चाहिए, ज़ीरो। चलिए जी, तो डेल्टा पी था क्या, इक्वेशन नंबर 3 से देखिए डेल्टा पी है क्या, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो नेट इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज कितना होना चाहिए, ज़ीरो। और वो क्या था, F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो F1 डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट, बचा क्या, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। F1 क्या था, एक्शन फोर्स जो A ने B पे लगाया था, F2 क्या था, रिएक्शन फोर्स जो B ने A के ऊपर लगाया था। तो यही तो हम चाहते थे, यही प्रूव हो गया कि F1 इज इक्वल एंड ओपोजिट टू F2, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट डायरेक्शन ओपोजिट है। तो इट मीन्स एक्शन is equal and opposite to reaction. That is what is stated by थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो कहता है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। Thus, third law is contained in second law. थर्ड लॉ सेकंड लॉ के अंदर ही कंटेन है, ये बात यहाँ से प्रूव हो गई। तो हेंस हमने फर्स्ट लॉ भी देख लिया सेकंड लॉ के अंदर कंटेन्ड है, थर्ड लॉ भी देख लिया सेकंड लॉ के अंदर ही कंटेन्ड है। तो हेंस न्यूटन्स सेकंड लॉ is the real law of motion। जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन की कि फर्स्ट लॉ कंटेन्ड है सेकंड लॉ के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
बहुत डीप है वो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के अंदर कैसे कंटेन है, उसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे। लेकिन ये वाली जो डेरिवेशन है ये थोड़ी सी टफ है कि थर्ड लॉ डिराइव करो सेकंड लॉ से, और ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में ये बहुत पूछी जाती है डेरिवेशन, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। एक बार दो बार भी शायद आपको लगानी पड़े, थोड़ी सी टफ भी लगती है बच्चों को, बट एज इट इज़ करनी है। 2-3 बारी रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए जी, तो अब आप न्यूटन के 3 लॉस पढ़ चुके हो। फर्स्ट लॉ क्या था? कोई बॉडी रुकी हुई है, देखो इसमें समरी है पूरी, कोई बॉडी रुकी हुई है, जैसे ग्रीन कलर से कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एंड कोई बॉडी चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, तो v इज इक्वल टू यू से चलती रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगे। सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स लगी, तो फोर्स लगते ही क्या होता है, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। पहले रुकी हुई थी, अब चलने लग पड़ी, तो इसी को तो कहते हैं मोमेंटम चेंज हो गया। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या उससे भी अच्छा है डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड फाइनल आंसर कितना आया था? फोर्स इज इक्वल टू, जब फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, मतलब कि एक्सेलरेशन आ जाती है। ये थर्ड लॉ। ए ने बी पे फोर्स लगाया F1, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया F2, एंड में क्या आता है निकल के कि F1 और F2 इक्वल एंड ऑपोजिट थे। तो ये था थर्ड लॉ। तो बड़ी अच्छी ही समरी है, तो आपने ये अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क है, एक छोटा सा टॉपिक है इनर्शिया। पढ़ा सबने हुआ है 9th क्लास में, एक बार फिर से। तो इनर्शिया स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास ज़्यादा, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्कूल में भी कभी कभार पूछ लेते हैं इनर्शिया क्या होता है। 3 टाइप्स का इनर्शिया होता है, तो सिर्फ थ्योरी है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है। तो 3 टाइप्स का इनर्शिया है, पढ़ा सबने हुआ है 9th क्लास में। आज का आपका होमवर्क है कि आप मॉडर्न एबीसी या प्रदीप्स की बुक उठा के आप इनर्शिया रीड करोगे। लिखना भी नहीं है, जस्ट रीड कर लेना है। बहुत अच्छे अच्छे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, अपने सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से रीड करके रखोगे इनर्शिया के। नेक्स्ट क्लास में हम भी डिस्कस करेंगे, बट आपने ये ज़रूर पढ़ के रखना है इनर्शिया। चलिए जी, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.